नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि विद्यार्थियों, हम लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं उसमें गणित और विज्ञान विषय चल रहा है। तो विज्ञान जनरल साइंस में जो हम पढ़ रहे थे, कल हमने शुरू किया था हमारा टॉपिक पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था, पाचन तंत्र का पहला पार्ट पढ़ा था हमने मुख। पहला पार्ट मुंह या मुख गुहा पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़े थे दांत, जीभ और तीसरा हमने पढ़ा था एक ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो इस प्रकार से हमने पहला पार्ट पूरा किया था पाचन तंत्र का, जिसमें 3 पार्ट पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो दूसरा पार्ट होगा भोजन नली। भोजन नली या ग्रास नली। भोजन नली या ग्रास नली के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक। यदि आपने ये मेरा पहला वीडियो, इसका पहला पार्ट नहीं, किसी आज के नया बंदा है तो पहले पुराना वीडियो देख करके ये टॉपिक पढ़ेंगे कि मुख में क्या होते हैं, दांत कितने प्रकार के हैं, जीभ क्या है, लार क्या है, लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है, ताकि कंटिन्यू आगे से आगे जुड़ा रहेगा टॉपिक। और हमेशा तब पिछला वीडियो देखा हुआ होगा तो ये आगे वाला वीडियो समझ में आता रहेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रास नली या ग्रसिका। इसका प्रमुख काम क्या होता है, तो ये मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है। तो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने वाली नली कौन सी है, तो जोड़ने वाली नली है वो है हमारी जोड़ने वाली नलिका है। एक बात ध्यान रखना होता है कि ये जो मुख गुहा से आमाशय तक को जोड़ने वाली नली होती है, इसी हम ग्रास नली कहते हैं। और ग्रास नली में भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि हमारे पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जहाँ पे भोजन का बिल्कुल पाचन नहीं होता है, तो वो है हमारी ग्रास नली। फिर आता है कि इस ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई वो होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और ये एक मांसपेशीय अंग है। मांसपेशीय अंग है, यानी कि इसमें भी हड्डी नहीं होती है, मांसपेशीय अंग है। तथा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली कौन सी क्रिया द्वारा भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है, तो उस क्रिया का नाम है क्रमांकुचन क्रिया द्वारा भोजन को नीचे, क्रमांकुचन क्रिया द्वारा भोजन को नीचे खिसकाती है। यानी कि ये भोजन की जो क्रमांकुचन क्रिया होती है हमारे ग्रास नली में, क्रमांकुचन क्रिया का मतलब होता है सिकुड़ना और शिथिलन। यानी कि एक बार ग्रास नली से कूदती है, एक बार फैलती है, इस प्रकार से क्रमांकुचन क्रिया होती है और भोजन मुख से होता हुआ उस ग्रास नली नीचे खिसकता है, आमाशय में पहुंच जाता है। तो ये इसके बारे में इतना ही सही टॉपिक याद रखना था कि ग्रास नली क्या होती है। तो ग्रास नली मुख गुहा से आमाशय को जोड़ने वाली नली होती है। इसमें भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर की, मांसपेशी अंग क्रमांकुचन क्रिया द्वारा भोजन को नीचे की ओर खिसकाती रहती है।
साथ में एक आपको आता होता है, एक होता है हमारे कंठ यानी कि गले में। आपने देखा होगा कभी कभी हम खाना खाते हैं तो हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है या अथलुज पड़ जाती है जिसे हम कहते हैं, तो वो होता है घाटी का ढक्कन। घाटी का ढक्कन जो हमारे गले में होता है। घाटी का ढक्कन क्या काम करता है, तो वायु नली या श्वास नली में भोजन के वायु नली में या श्वास नली में भोजन के कण को जाने से रोकता है। कण को जाने से रोकता है। और आपने देखा होगा कि कभी कभी हम खाना खाते समय यदि तेज बोलते हैं, हंसते हैं, तो हमारी ये घाटी का ढक्कन खुल जाता है और उसमें उसमें भोजन का कण चला जाता है। और जब श्वास नली में भोजन का कण जाता है तो ही हमें हिचकी या खाना खाते समय जो अचानक रुकावट आती है उसे हम घाटी का ढक्कन जो हमें बचाता है। तो घाटी के ढक्कन का काम क्या था, कई बार पूछा था घाटी का ढक्कन क्या है। तो घाटी का ढक्कन वायु नली में भोजन के कणों को जाने से रोकने का कार्य करता है। अगला हमारा टॉपिक है वो है इसका तीसरा पार्ट, आमाशय। पाचन तंत्र का 2 भाग हमने पढ़ लिए, मुख और ग्रास नली। अब हमारा तीसरा है वो है आमाशय। तो आमाशय के बारे में पढ़ते हैं। तो आमाशय को हम पेट, उदर गुहा या स्टोमक, कल मैंने नाम लिखा है तो कहते हैं। आमाशय का आकार कैसा होता है, तो इसका आकार कैपिटल जे की तरह होता है। यानी कि आमाशय का आकार होता है वो कैपिटल जे की तरह होता है। इसमें 1 से 1.5 घंटे तक 1 से 1.5 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है इसमें। यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन आमाशय में पहुंच जाता है, 1 से 1.5 घंटे तक उस आमाशय में भोजन रुकता है। उसके बाद में इसमें जठर ग्रंथियां होती है, आमाशय में होती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या करती है, जठर रस स्त्रावित करती है। तो फिर आमाशय में जब 1.5 घंटा भोजन पड़ा रहता है तो जठर ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है। जठर ग्रंथियां एक्टिव जठर रस का निर्माण करती है। अभी जठर रस क्या होता है, तो जठर रस में पानी होता है, साथ ही जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और साथ ही साथ इसमें एंजाइम होते हैं। तो जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, वो होते हैं रेनिन और पेप्सिन। एक एंजाइम का नाम है रेनिन, दूसरे एंजाइम का नाम है पेप्सिन। तो ये जठर रस के अंदर ही होते हैं। फिर आता है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान होता है वो होता है 1.5 से 2.5 के मध्य का होता है। इस रेंज में से कोई भी रेंज आती है तो जठर रस का पीएच मान होता है। इसका कार्य क्या होता है, जठर रस सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करता है। भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का कार्य। तो भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीवाणु आए उन सूक्ष्म जीवाणु को मारने का कार्य करता है जठर रस। और जब पेट में अम्लता अधिक हो जाती है, पेट में अम्लता अधिक हो जाती है तो हमें खट्टी डकारें आती है। यानी कि जब हमारे पेट के अंदर इस HCl की मात्रा अधिक हो जाती है
इनकी अम्ल और इस एसिड की मात्रा, जठर रस की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, और जब अम्लता बढ़ जाती है तो हमें खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती है। और इस अम्लता को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम इनो पीते हैं। इनो में होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि इनो पीते हैं, और ये होता है क्षारीय पदार्थ। तो जब भी हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी कि खट्टापन बढ़ जाता है, अम्लता बढ़ जाती है, खट्टी डकारें आती है। खट्टी डकारें आने का मतलब होता है एसिडिटी, यानी कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम उसके लिए, उसको ठीक करने के लिए इनो पीते हैं। इनो में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है क्षारीय पदार्थ। अब देखो, पेट में बना था HCl, और जब ये इनो हमने पिया तो हमारे पेट से एक अभिक्रिया करके बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल। मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया लवण, यानी कि ये नमक लवण बन गया, और ये जल बन गया, और अभिक्रिया पूरी उदासीन हो जाती है। यानी कि हमारे पेट की जो एसिडिटी थी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक अम्ल और एक क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम इनो पीते हैं। और जठर रस होता है, ये जठर रस इन दोनों एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है। रेनिन और पेप्सिन जो एंजाइम है, इन दोनों एंजाइम को एक्टिव करने का, यानी कि क्रियाशील करने का काम करता है, जो जठर रस करता है। और साथ ही साथ अब क्या आता है कि रेनिन का क्या काम है, तो जो रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम इस रेनिन एंजाइम के क्या कार्य है, तो रेनिन एंजाइम पहला काम करता है, दूध का पाचन करता है। यानी कि जो दूध पीते हैं या खाते हैं हम, तो दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो दूध का पाचन करता है। और दूध का पाचन किस क्रिया द्वारा करता है, तो वो करता है पायसीकरण क्रिया द्वारा। यानी कि पायसीकरण क्रिया के द्वारा ये रेनिन एंजाइम है जो दूध का पाचन करता है। और जब दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है तो दूध कौन पीता है, तो छोटे बच्चे दूध पीते हैं। तो सबसे सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो ये बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यानी कि जो रेनिन एंजाइम होता है, वो रेनिन एंजाइम बच्चों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि बच्चे सबसे दूध अधिक पीते हैं, दूध का पाचन करने में काम आता है। तो ये होता है रेनिन एंजाइम। दूसरा आता है एंजाइम, उसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्या काम करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से नहीं करता है, आंशिक रूप से करता है। यानी कि थोड़ी सी मात्रा इसमें प्रोटीन की शेष रह जाती है, तो आंशिक रूप से करता है। तो प्रोटीन का पाचन ये आंशिक रूप से करता है, और साथ ही साथ पेप्टाइड के रूप में, यानी कि प्रोटीन होता है जो पेप्टाइड के रूप में बदल जाता है। अब आता है कि हमारे शरीर में पचित खाना होता है। कुछ खाना पचा होता है, कुछ खाना होता है अपचित खाना होता है, आधा पचा हुआ। पचित और अपचित खाने के मिलने से जो खाने का प्रकार बन जाता है, उसे हम कहते हैं काइम। काफी बार पूछा जाता है काइम क्या होता है, तो काइम होता है पचित प्लस अपचित खाने का मिश्रण। यानी कि आधा पचा हुआ और आधा बिना पचा हुआ खाना जब मिलता है तो उसे हम काइम कहते हैं। अगला आता है कि इस आमाशय में शराब का पाचन होता है। तो आपको काफी बार पूछा जाता है शराब का पाचन कहाँ होता है, शराब का पाचन, तो शराब का पाचन भी आपके आमाशय में होता है। यानी कि हम जो कोई भी इंसान जो शराब पीता है तो शराब का पाचन भी आमाशय में होता है। और एक आता है कि जो HCl अम्ल है, और अम्ल हमेशा चीज को जलाने में काम, तेजाब की तरह काम करते हैं। तो हमारे पेट को HCl से जलने से बचाने वाली परत होती है, उसका नाम होता है श्लेष्मा परत।
श्लेष्मा परत। ये श्लेष्मा परत क्या काम करती है? तो ये HCl से पेट को जलने से बचाती है, जलने से बचाती। यानी कि जो श्लेष्मा परत होती है ये क्या काम करती है? काफी श्लेष्मा परत का क्या कार्य है? तो HCl से पेट को जलने से बचाती है। यानी हमारा पेट HCl से जल जाता है, लेकिन उसको बचाने का काम करती है श्लेष्मा परत करती है। तो ये था हमारा आमाशय। तो आमाशय के बारे में पूरा वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आमाशय क्या होता है। तो आमाशय का आकार पूछा जाता है तो जे की तरह होता है। इसमें 1 से 1.5 घंटे खाना एज इट इज पड़ा रहता है। जैसा खाना हमने मुंह से गले में से होकर आमाशय में पहुंचा था, वैसा के वैसा रूप में 1 से 1.5 घंटे खाना पड़ा रहता है। जब 1 से 1.5 घंटे तक खाना पड़ा रहता है तो हमारे शरीर में पेट में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। जब खाना आता है तो जठर ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, और जठर ग्रंथि एक्टिव हो जाएगी तो ये जठर रस का निर्माण करती है। यानी कि जठर रस क्या होता है? जठर रस में पानी प्लस HCl प्लस 2 एंजाइम होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। तो जठर रस में ये 3 चीजें होती है, पानी, HCl और एंजाइम। अब आपको काफी बार ये पूछा जाता है कि पेट में जो जठर रस होता है उसका जठर रस का pH मान क्या होता है? तो वो होता है 1.5 से 2.5, यानी कि प्रबल अम्लीय पदार्थ है, बहुत ही कड़क। जब ये अम्ल है तो आपको पता है कि तेजाब हो या अम्लीय पदार्थ होते हैं तो कीटाणुओं को या जीवाणुओं को मारने का काम करते हैं। तो जठर रस पेट में आए भोजन के साथ सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करता है। कुछ जीवाणु हमारे लाइसोसोम द्वारा मुंह में मर जाते हैं, लेकिन कुछ वहां से बच करके पेट में पहुंच जाते हैं, तो उनको मारने का काम करता है जठर रस करता है। उसके बाद कि पेट में जब अम्लता इनकी एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम इनो पीते हैं, क्योंकि जब एसिडिटी बढ़ेगी तो हमें खट्टी डकारें आएगी, और खट्टी डकारें आती है तो हम इनो पीते हैं। इनो में होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये सारे पदार्थ होता है, और जब ये अम्लीय पदार्थ के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बना देता है, एसिडिटी को खत्म कर देता है। इसीलिए हम इनो पीते हैं। जब पेट में खट्टी डकारें आती है, भोजन पचता नहीं है, तो हम कहते हैं कि इनो पी लेते हैं। फिर आता है कि इसी प्रकार अब क्या होता है कि रेनिन एंजाइम और जो पेप्सिन एंजाइम, इनके काम क्या है? तो दूध का पाचन करता है रेनिन एंजाइम, और प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का पाचन आंशिक रूप से करता है और दूध का पाचन करता है। इसलिए सबसे अधिक मात्रा में बच्चों में पैदा होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह बच्चों के पेट में पाया जाता है रेनिन एंजाइम। इसी प्रकार क्या कहा जाता है कि काइम क्या है? तो पचित तथा अपचित भोजन को हम काइम कहते हैं। ये था हमारा इसका आज का आमाशय के बारे में टॉपिक। अगला आता है आमाशय के बाद में वो आता है हमारी छोटी आंत। अब छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में आपको एक मैं अंतर बता देता हूं। जो परफेक्ट अंतर है वो ये है कि एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। अब आपको जब ये दोनों के बारे में एक बात बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे। जो छोटी आंत होती है, जो शरीर की हमारे छोटी आंत होती है, लंबाई में बड़ी होती है, लंबाई में बड़ी होती है। ये लंबाई में छोटी होती है। जब छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है तो इनकी छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, फिर इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा? और जब बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है, इसका नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा? तो क्योंकि इसका जो व्यास होता है वो कम होता है और इसका जो व्यास होता है वो ज्यादा होता है। यानी कि ये इस प्रकार से पतली होती है, ये इस प्रकार से मोटी होती है। तो यहाँ व्यास कम है, यहाँ व्यास ज्यादा है।
तो जिस आंत का व्यास ज्यादा था उसका नाम बड़ी आंत रख दिया, जिस आंत का व्यास कम था उस आंत का नाम छोटी आंत रख दिया। तो आपको पूछा जाता है कि छोटी आंत लंबाई में बड़ी होने के बावजूद भी उसका नाम छोटी आंत क्यों रखा गया? तो आपको बताना इसका आंसर, क्योंकि छोटी आंत का व्यास बड़ी आंत की तुलना में कम होता है, इसीलिए। तो अब पढ़ते हैं हम छोटी आंत। हमने पहला पाठ मुख पढ़ा, दूसरा पाठ ग्रसनी पढ़ा या भोजन नली पढ़ा, तीसरा पाठ आमाशय पढ़ा, चौथा पाठ पढ़ते हैं हम छोटी आंत। तो छोटी आंत क्या होती है? तो इसकी सबसे पहले तो आता है कि इसकी लंबाई कितनी होती है। तो लंबाई होती है, इसकी छोटी आंत की लंबाई होती है, वो होती है 6 से 6.25 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई होती है, वो होती है 6 से 6.25 मीटर की होती है, तथा इसका व्यास होता है, वो होता है 1 इंच का। छोटी आंत का व्यास कितना होता है? तो वो होता है आपका 1 इंच का व्यास होता है। अब आते हैं कि इस छोटी आंत को पढ़ने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। छोटी आंत के 3 टुकड़े कर देते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। तो पहला भाग आता है, उसका नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, इंग्लिश में भी ड्यूडेनम, हिंदी में भी ड्यूडेनम। दूसरा भाग आता है, उसे कहते हैं जेनुनम, जेनुनम या जेजुनम। और तीसरा आता है, उसे कहते हैं इलियम। यानी कि इस प्रकार से होती है। इसकी शेप ऐसी होती है। ये टोटल लंबाई में तो होती है, वो होती है 6 से 6.25 मीटर की। ये भाग होता है इसका, इसे कहते हैं हम ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। और जो ये भाग होता है, इस भाग को कहते हैं जेजुनम, और इस भाग को कहते हैं इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही हम खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है, तो कुछ समय बाद लीवर में वो अग्नाशय रस स्रावित होता है, छोटी आंत को छोड़ देता है। यानी कि यहां से इस भाग से जुड़ा होता है, और साथ ही साथ यहाँ एक ग्रंथि जुड़ी होती है, अग्नाशय। तो ड्यूडेनम भाग में लीवर और अग्नाशय जुड़ा हुआ होता है। तो हम पढ़ते हैं अभी हमारा भाग जो है वो ड्यूडेनम। तीनों भागों में अलग अलग अध्ययन करते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग है, कौन कौन से? तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो पहला भाग पढ़ते हैं हम छोटी आंत का, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम को पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहले ड्यूडेनम में हमने कहा कि ड्यूडेनम से जुड़ा होता है हमारा लीवर, जिसे हम कहते हैं यकृत। तो लीवर या यकृत क्या है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि लीवर का वजन कितना होता है, तो होता है 1.5 से 1.7 किलो का होता है। फिर आता है कि जो लीवर होता है, इस लीवर के साथ में एक पित्ताशय होता है, और पित्ताशय से बाइल जूस, इनकी पीत रस बनता है। फिर आता है कि इस लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लीवर का अध्ययन करने वाली शाखा, लीवर का अध्ययन करने वाली शाखा या अध्ययन करना कहलाता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, लीवर का अध्ययन कहलाता है हिपेटोलॉजी। और जो लीवर की कोशिकाएं होती है उसे कहते हैं हिपेटिक कोशिकाएं। लीवर की कोशिका को कहते हैं हिपेटिक
कोशिका कहते हैं। जो लीवर होता है उसकी कोशिका कहलाती है, हेपेटिक कोशिका कहलाती है। और इस हेपेटिक कोशिका में क्या होता है कि इसमें पुनः निर्माण की क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि हेपेटिक कोशिकाओं का पुनः निर्माण बहुत ही फास्ट होता है। पुनः निर्माण तीव्र गति से होता है। इनकी ये बहुत ही जल्दी खत्म, इनकी जब इसको खत्म होती है तो वापस बहुत तेज गति से बन भी जाती है। इसीलिए इनकी इस हेपेटिक कोशिकाओं का पुनः निर्माण तेज होने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना 40% लीवर दान कर सकता है। यानी कि 40% लीवर दान भी कर देगा तो कुछ समय बाद में वापस उसकी कोशिकाएं बन जाएगी और वो लीवर पूरा वापस बन जाता है। फिर आता है कि शरीर की सबसे बड़ा और सबसे भारी आंतरिक भाग कौन सा होता है, तो वो लीवर ही होता है। तो लीवर क्या है, तो शरीर का सबसे बड़ा तथा भारी आंतरिक भाग, हमारे शरीर का सबसे बड़ा तथा सबसे भारी आंतरिक भाग होता है, वो होता है लीवर। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। लीवर एक तरह की ग्रंथि है क्योंकि जो बाइल जूस बनाती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो भी क्या है, लीवर। तो लीवर के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पढ़े कि लीवर का वजन कितना होता है, लीवर से पिता से जुड़ा पीत रस बनाता है, लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है, लीवर की कोशिकाएं क्या होती है, कोशिकाओं का गुण क्या होता है, दान क्यों कर सकते हैं, पुनः निर्माण क्षमता तीव्र होती है। फिर शरीर का बड़ा भारी अंग, आंतरिक अंग कौन सा, लीवर है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो लीवर है। फिर आता है कि यकृत द्वारा जो बनाया गया पीत रस होता है सबसे ज्यादा पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और यकृत प्रतिदिन, यानी कि लीवर होता है ना, ये लीवर प्रतिदिन कितना पीत रस बनाता है, तो वो बनाता है 700 से 800 ml पीत रस बनाता है। यानी कि लीवर होता है जो प्रतिदिन 700 से 800 ml पीत रस बनाता है। और इस पीत रस में एक रंग होता है। पीत रस का रंग कैसा होता है, तो इस पीत रस का रंग होता है वो हरा रंग होता है। तो पीत रस का रंग कैसा होता है, तो आपको पूछे तो हरा रंग होता है। और आपने देखा होगा कि पित्त उठाव कर दिया, कभी कभी आपने सुना होगा कि बच्चों को या बड़ों को हरे रंग की उल्टियां होती है, जिसे कहते हैं पित्त पड़ना। तो इस पित्त का हरा रंग होता है। ये हरा रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो इस हरा रंग का प्रमुख कारण होता है बिलीवर्डिन हार्मोन के कारण, बिलीवर्डिन वर्णक के कारण। बिलीवर्डिन वर्णक होता है, इस वर्णक के कारण इस पीत रस का रंग हरा होता है। फिर आता है कि पीत रस नली द्वारा छोटी आंत में आता है, हेपेटो नली द्वारा। यानी कि जो हेपेटो कोशिका होती है, इस हेपेटो की कोशिका द्वारा पीत रस होता है जो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में आता है। यह पीत वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को वसीय अम्ल में बदल देता है और वसा को साथ में आता है पीएच। इसका पीत रस का पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान होता है इसका 7.5 से 7.8। एक तो आपको याद रखना कि पीत रस होता है, इसका पीएच मान कितना है, तो 7.5 से 7.8 होता है। और यह जो पीत रस होता है जब छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत में जो भोजन के साथ वसा थी, ये वसा वसीय अम्ल में बदल जाती है। तो पीत रस क्या काम करता है, तो वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। फिर आता है कि इस पीत रस के साथ में अपने लीवर पढ़ लिया, लीवर के साथ में एक और ग्रंथि जुड़ी थी जो होती है अग्नाशय ग्रंथि। तो हमने यकृत का बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ लेते हैं अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। यानी कि जो ड्यूडेनम भाग है, इसमें एक हमने भाग पढ़ा लीवर, दूसरा भाग हम पढ़ते हैं अभी अग्नाशय ग्रंथि का। यानी कि जो ड्यूडेनम भाग होता है उसमें एक तो लीवर जुड़ा होता है, दूसरा होता है अग्नाशय ग्रंथि।
तो इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि पेड़ के पत्ते की जैसी होती है, इसका आकार होता है पेड़ के पत्ते जैसी, यानी कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है इसका आकार कैसा था, इसका आकार पेड़ के पत्ते जैसा होता है। इसकी खोज किसने की थी, तो अग्नाशय ग्रंथि की खोज की थी, वो की थी लैंगरहैंस ने। और ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि, इनकी इसमें हार्मोन, जूस और एंजाइम तीनों बनेंगे, तो ये मिश्रित ग्रंथि है। और इससे अग्नाशय कोशिका होती है जो अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिकाएं आदि होती है। तो और अग्नाशय में सबसे अधिक कोशिकाएं पाई जाती है बीटा कोशिका पाई जाती है। अग्नाशय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो बीटा कोशिका पाई जाती है। और इसमें कुल 4 कोशिकाएं के बीटा कोशिका सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा। बाकी अग्नाशय में क्या होता है, अल्फा कोशिका होती है, बीटा कोशिका होती है और डेल्टा कोशिका होती है और एफ कोशिका होती है। अग्नाशय में 4 कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका। तो जो अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिका होती है, ये तीनों कोशिकाएं मिलकर के हार्मोन का निर्माण करती है। अग्नाशय ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम होता है इंसुलिन हार्मोन। और जो एफ कोशिका होती है, इससे एंजाइम निकलता है। तो एफ कोशिका से एंजाइम या अग्नाशय रस निकलता है, जो 1 लीटर प्रतिदिन होता है। यानी कि इस एंजाइम में एफ कोशिका से निकलने वाला एंजाइम होता है वो 1 लीटर प्रतिदिन का होता है। और इसका पीएच समान होता है एफ कोशिका से निकलने वाले हार्मोन का होता है 7.3 से 8.3। यानी कि अग्नाशय रस का जो पीएच मान होता है 7.3 से 8.3 होता है। तो इस प्रकार से इंसुलिन हार्मोन होता है, जो कि शरीर में इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मधुमेह का दूसरा नाम, जिसे हम डायबिटीज मधुमेह या मोटापा रोग हो जाता है, तो शुगर कहते हैं जिसे। तो इस प्रकार से हमने अग्नाशय में पढ़ा कि इसकी पेड़ की जैसी आकृति होती है। ये लैंगरहैंस ने खोज की थी, मिश्रित ग्रंथि है। इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, एफ कोशिका। अल्फा, बीटा और डेल्टा होती है इंसुलिन हार्मोन बनाती है, एफ कोशिका होती है एंजाइम बनाती है। एंजाइम वाले रस का पीएच मान होता है 7.3 से 8.3 होता है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया डेडुनम, दूसरा भाग पढ़ते हैं हम छोटी आंत का दूसरा भाग पढ़ते हैं जेजुनम। तो छोटी आंत का दूसरा भाग जेजुनम पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ ना ही खाने का पाचन होता है, ना ही अवशोषण होता है। यहाँ पर खाने का पाचन और अवशोषण दोनों नहीं होते हैं। ना ही यहाँ पर पाचन होता है और ना ही अवशोषण, यानी कि इस भाग में खाने का पाचन और अवशोषण नहीं होते हैं। यहाँ जो खाना आता है वो इस भाग से सीधा का सीधा इलियम में चला जाता है। तो तीसरा भाग हम पढ़ते हैं इलियम। यहाँ पर खाना इलियम तक लाने का काम करता है और कोई काम नहीं है जेजुनम का। तो इलियम में क्या होता है कि यहाँ पर पचित खाने का अवशोषण होता है। यहाँ पर जो खाना पचा हुआ है उसका अवशोषण होता है। साथ ही साथ कि इसमें अंगुलीनुमा संरचना होती है, जो एमिनो अम्लों को अंगुलीनुमा संरचना होती है, जो क्या करती है अंगुलीनुमा
इनकी संरचना कैसी होती है? अंगुलीनुमा संरचना होती है इसके अंदर। जो पचित खाना होता है उसका अवशोषण करके स्टोर फूड के रूप में इकट्ठा कर लेती है, और जो शेष अपचित यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको ये आगे बड़ी आंत में धकेल देती है। अगला टॉपिक हमारा है वो है बड़ी आंत। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। 3 भाग में पहले भाग में 2 लीवर और अग्नाशय ग्रंथि होती है, जैसे खाने का पाचन होता है। और जो इलियम वाला पहला पार्ट है अपना इसका डेडुनम भाग, तो डेडुनम भाग में शेष रहे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबका पाचन हो जाता है। अब आता है हमारा बड़ी आंत। तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है बड़ी आंत। फिर आता है कि इसका व्यास कितना होता है बड़ी आंत का? तो बड़ी आंत का व्यास होता है 3 से 3.5 इंच का। छोटी आंत का व्यास 1 इंच का था, इसका 3.5 से बड़ा होता है। बड़ी आंत को हमने 3 भागों में बांट दिया। इसको भी पहला भाग पढ़ा हमने इसका सिक्कम, उसके बाद में इसका आता है कॉलन, और तीसरा आता है रेक्टम। इनकी बड़ी आंत की 3 पार्ट कर दिए, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। सिक्कम क्या होता है? इलियम से जुड़ा होता है, इलियम से जुड़ा होता है। और कॉलन होता है जो गोलाकार कुंडली होती है, पानी का अवशोषण करता है। ये कॉलन भाग क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। और जो ये होता है ये एनस से जुड़ा होता है, इनकी गुद्दा से जुड़ा होता है, गुद्दा से जुड़ा होता है तथा अपशिष्ट भोजन को बाहर निकालने में सहायक होता है, इनकी एनएस में भेज देता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पाचन तंत्र था वो पूरा होता है। यानी कि हमने पढ़ा कि पाचन तंत्र के अंदर हमने सबसे पहले मुख पढ़ा, मुख में दांत और जीभ पढ़ी। फिर हमने उसके अंदर एक ग्रंथि पढ़ी, लार ग्रंथि मुख। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमने ग्रसनी पढ़ा, जिसमें हमने घाटी ढक्कन के बारे में समझा, ग्रसनी के कार्य, ग्रसनी क्या होती है उसके बारे में समझा। उसके बाद में आमाशय में पहुंचे, तो आमाशय के अंदर हमने पढ़ा कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जठर रस होता है, जिसमें क्या क्या होते हैं, और 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं आमाशय में। तो आमाशय में एंजाइम पाए जाते थे रेनिन और पेप्सिन, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने उसके बाद आमाशय के बाद में हमारे छोटी आंत पढ़ी। छोटी आंत के हमने 3 पार्ट पढ़े, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम के अंदर हमने यकृत और अग्नाशय ग्रंथि पढ़ी। उसके बाद में हमने 5वां पार्ट पढ़ा हमने बड़ी आंत, और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट पढ़े हमने, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। सिक्कम इलियम से जुड़ा हुआ भाग होता है, कॉलन पानी का अवशोषण करता है, रेक्टम गुद्दा से जुड़ा होता है जो अपशिष्ट भोजन को बाहर निकालने का काम करता है, और गुद्दा या एनएस का आखिरी कार्य ये था कि अपशिष्ट पदार्थ जो आते हैं इनको समय समय पर उत्सर्जित करते रहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पाचन तंत्र, जो कि पूरा हुआ। तो इस पाचन तंत्र के 2 वीडियो और पोषण के भी 2 वीडियो मैंने जनरल साइंस के जो वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो विद्यार्थी इस साल कक्षा 8, 9, 10 तीनों में पढ़ते हैं, उनको ये तीनों के तीनों क्लासों के विद्यार्थियों को इस दोनों टॉपिक को अपने नोट्स बना के लिखने हैं, ताकि आपको 100% आपकी बुक में से एक चैप्टर आएगा भोजन, उसमें आपको इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए, सबके लिए बहुत ही लाभदायक है मेरे भाइयों और मेरे प्यारे मित्रों। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।